Good morning, one and all. Let's start off with the analysis of the Hindu for today, November 2nd, 2020. सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेज 1 पे, दिस इज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जीएसटी इनफ्लोज क्रॉसेस 1 लाख करोड़. सो व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ इज हम लोग जीएसटी के इनफ्लोज की बात कर रहे हैं. जो रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2020 की, इसको एक तो हम अक्टूबर 2019 के साथ कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर चेंज. और एक इसका कंपैरिजन होता है सितंबर 2020 के साथ. वैसे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21 की बात करें तो ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में अभी हैं. वी आर इन द थर्ड क्वार्टर राइट नाउ. तो यही ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है. बिफोर रीडिंग दिस लेट्स सी द ग्राफ. सो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मैक्सिमम, ये जो ब्लू में है ये जीएसटी की कलेक्शन है, तो मैक्सिमम कलेक्शन यहाँ तक हुई है. और ये जो रेड में है ये ईयर ऑन ईयर चेंज का परसेंटेज है कि पिछले साल से इस साल में हमने कम किया है कि ज्यादा किया है. तो ये भी अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर भी बदलाव पॉजिटिव आया है. अब इस चीज के बारे में गवर्नमेंट ने कहा कि ये साइन ऑफ रिकवरी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बोला कि हमें थोड़ा डर लग रहा है रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस ट्रेंड. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज हैपेंड. सो क्या हुआ है कि सबसे पहली बात तो अगर अक्टूबर की आप बात कर रहे हो, अगर अक्टूबर में रिपोर्ट आ रही है तो ये रिपोर्ट सितंबर से है. ये सितंबर की रिपोर्ट है. यहाँ पे जो हमने कलेक्शन किया है वो हम अक्टूबर में उस चीज की बात करेंगे. करेक्ट. अगर हम नवंबर में, जैसे कि आज की डेट पे हम अगर रिपोर्ट लेकर आए हैं तो हम अक्टूबर की बात करेंगे. करेक्ट. सो बिफोर दैट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फैक्टर्स. सो सबसे पहला फैक्टर इज फेस्टिवल्स. कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन अगर जीएसटी की कलेक्शन अप हुई है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस लोग पे कर रहे हैं. अगर लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं, that basically means that people are buying goods and services. If they are buying goods and services, then we can say there is an increase in demand, which is very good for our economy. But कहते हैं ये increase in demand is directly proportional to the festivals. ये फेस्टिवल का टाइम है कि लोग बहुत ही ज्यादा डिमांड करेंगे, बहुत सारे गुड्स खरीदेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा टैक्सेस, ज्यादा जीएसटी हमारे पास आएगा. और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ऐसी फेस्टिवल की तैयारी ऑलरेडी मार्च तक हो चुकी थी, जिसमें हमने इन्वेंटरीज बना ली थी, हमने चीजें बना ली थी जो हम लोगों ने जोरों शोरों से फेस्टिवल के टाइम पे अक्टूबर के महीने में हमने ये इंट्रोड्यूस करना था इनटू द मार्केट. तो कोई नई चीज नहीं बनी है. ये कोई नई चीज नहीं है. ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ है कि डिमांड हैज इंक्रीज. द डिमांड हैज इंक्रीज बिकॉज द फेस्टिवल सीजन इज हियर. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, क्या होगा जब ये फेस्टिवल्स खत्म हो जाएंगे? फेस्टिवल्स खत्म होने के बाद क्या डिमांड उतनी ही रहेगी? क्योंकि अगर तब डिमांड उतनी ही रहेगी तो जाके हम कह सकते हैं दैट दिस इज अ साइन ऑफ रिकवरी. अदरवाइज राइट नाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैड एनीवे एक्सपेक्टेड. एक और चीज, ये जो कंपनीज हैं, ये जो बिजनेसेस हैं, ये इतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज में इस टाइम पे इन्वेस्ट कैसे कर पा रहे हैं? इनके पास तो इतना बिजनेस है ही नहीं. पर इनको भी तो कुछ क्रेडिट मिल रहा है, कॉल द इनपुट टैक्स क्रेडिट. कुछ पैसा मिल रहा है सरकार से. ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक ही इंसान है, ए, इसने कुछ परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, जिसके लिए ए ने कॉस्ट भी दिया और ए ने टैक्स भी दिया, जिसको हमने बोला जीएसटी. फिर इसके बाद ए ने इस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाया. फिनिश प्रोडक्ट ए ने बेचा कस्टमर को. कस्टमर ने ए को कॉस्ट भी दिया, कस्टमर ने ए को टैक्स भी दिया, विच इज जीएसटी. इसको टी डैश बोल देते हैं, इसको टी बोल देते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन इफ टी डैश इज ग्रेटर देन टी? जो कस्टमर ए को जीएसटी दे रहा है, जो आगे जाके ए को ही सरकार को डिपॉजिट करना है, अगर ये टैक्स ज्यादा है दैन दिस टैक्स,
तो हम बोलेंगे ए ने ऑलरेडी अपनी पॉकेट से कुछ टैक्स निकाल दिया था, तो इस टैक्स को थोड़ा सा कम कर दो। ये जो अलग से पैसे ए की पॉकेट से ज्यादा निकले उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर हम इसको थ्योरी में बोले तो एक गुड को बनाने के लिए बहुत सारे लेवल्स लगते हैं, वैल्यू एडिशन होती है हर एक लेवल पे। हर एक लेवल पे जितना टैक्स पे किया जाता है वो पूरा कंसिडरेशन में देखा जाता है और फिर तय किया जाता है कि आखिर में उस गुड का टैक्स कितना होना चाहिए। अगर हमने ऑलरेडी हर एक लेवल पे ज्यादा टैक्सेस पे कर दिए हैं तो वो एंड वाला जो टैक्स जो कस्टमर पे करता है वो कम हो जाता है। कभी कभार हम कस्टमर से उतना ही टैक्स लेके जो डेफिसिट होता है, जो बीच में रह जाता है टैक्स जो हमने ज्यादा दिया होता है, वो हम वापस मंगवाते हैं अपने इनवॉइसेस भेज के, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ना इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर बिजनेसेस के पास आया तो बिजनेसेस के पास डिस्पोजेबल पैसा ज्यादा है, वो उसको यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं। Now let's read what the government has to say. So revenues from the goods and services tax surpassed 1.05 lakh crore in October, up from 10% from a year ago. They say it is a clear sign of recovery in the economy after its 23.9% contraction in the first quarter of this year, which is April, May, June 2020. टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये रेवेन्यू इतना ही बढ़ता रहा, अगर सरकार को इतना ही पैसा मिलता रहा, तो केंद्रीय सरकार जो राज्य सरकारों को कॉम्पनसेशन देती है, पहले कम दे रही थी, अब वो ज्यादा दे पाएगी। So said that the expected shortfall in the GST compensation for the state could be lower. So shortfall could be lower मतलब स्टेट को ज्यादा पैसा मिल सकता है अगर ये रेवेन्यू मोमेंटम पूरे के पूरे साल तक रहे तो ही। The growth in GST revenue as compared to July, August and September clearly show that there is recovery. ये सरकार का कहना है कि there is recovery, it is clearly shown. Terming the surge in GST kitty in 2020 as enthusing, principal economist at the rating agency ICRA said that this was within expectations of the built up inventories in anticipation of a robust festive season. जो अभी हमने बात की है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये हम पहले से ही सोच रहे थे कि जो फेस्टिवल का सीजन होगा वो काफी रोबस्ट होगा, काफी बढ़िया होगा, और जिसके लिए हमने मार्च से ही तैयारी करके रखी हुई थी, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। However, she added, we remain as yet unconvinced on this persistence of the trend. After the festive season is over, after the pent up demand is fulfilled, कि एक बार फेस्टिवल खत्म हो गया फिर क्या होगा हमें नहीं पता. So we don't know whether this is sustainable or not. The uptick in October's GST inflows could be attributed to the festive demand and the input tax credits, as well as other reconciliations that were due for businesses in September. ये सारे फिगर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर गोइंग ऑन टू द हाइलाइटेड पोर्शन। अक्टूबर का जीएसटी इनफ्लो मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिटर्न टू नॉर्मलसी। ये कोई नॉर्मलसी का इंडिकेटर नहीं है। Stressing that these revenues normally relate to sales that occurred in September when a majority of the economy, including the public transport, were unlocked. Many companies raised sale invoices in September by pushing out their finished product, which they had planned way in advance in March. So it is a good initiative. ये अच्छी बात है कि हमारा जीएसटी बढ़ा है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं दैट वी आर रिकवरी? ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मानते। बाकी आपके articles are a little bit political in nature. If you're interested, you can. I'm not getting into that. AQI very poor despite rise in wind speed. So दिल्ली की ही बात हो रही है यहाँ पे, और दिल्ली में कहा था कि विंड स्पीड अब बढ़ेगी तो थोड़ा सा दिल्ली के लिए बेटर हो जाएगा पोल्यूशन को लेके, बट अभी भी वो वेरी पुअर ही है. So high farm fire intrusions and trap pollutants are not letting air quality in the city improve. And meanwhile they are expecting कि ये थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो जाए. Baki, they are talking about anti-dengue campaigns, which has done really well in Delhi. अब बात करते हैं एक center and state relations के बारे में. So part 11 of the Constitution. Part 11 of the Constitution talks about center-state relations. हम ये भी कहते हैं that we are quasi-federal in structure, right?
क्वाज़ी फेडरल मतलब कि डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं, लेकिन थोड़ी-सी ज़्यादा पावर हमने सेंटर को दी है। अब क्या हुआ कि पंजाब में और बहुत सारे और भी क्षेत्रों में, पर क्योंकि ये न्यूज़ पंजाब की है, इसलिए सिर्फ़ पंजाब के बारे में ही बात करेंगे। फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो सेंटर है, उसने 3 ऐसे एक्ट्स बनाए हैं, जो फार्मर्स को नहीं लगता कि उनके फ़ेवर में है। अब प्रोटेस्ट ये सारे के सारे रेलवे ट्रैक पे भी हो रहे हैं, रोड्स पे भी हो रहे हैं। अब जब ये रेलवे ट्रैक्स के इन एंड अराउंड ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बोला कि हमें लगता है कि अगर हम अपनी गुड्स की ट्रेन पंजाब के थ्रू जाने दें, तो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। हमें डर लग रहा है, हमें नहीं पता, ये अनसर्टेन भी है, हमें नहीं पता यहाँ पे हमारी ट्रेन जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए इन्होंने गुड्स की जो ट्रेन्स हैं, उनको रोक दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। अब पंजाब की सरकार ये कहती है कि अगर आप ये गुड्स की ट्रेन को, अच्छा, ये देखने के बाद पंजाब की सरकार ने बातचीत करके फार्मर्स को थोड़ा-सा यहाँ से हटाया भी है। फिर भी ये गुड्स की ट्रेन पंजाब के थ्रू नहीं जा रही। अब पंजाब की सरकार बोलती है कि इससे केवल पंजाब नहीं सफ़र करेगा, इससे आपका हिमाचल प्रदेश भी सफ़र करेगा, आपका जे-एंड-के भी सफ़र करेगा, आपका लद्दाख भी सफ़र करेगा, क्योंकि गुड्स वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे। और सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे वो आर्मी, नेवी, एयरफ़ोर्स वाले, आर्म्ड फ़ोर्सेस वाले लोग, जो कि लद्दाख में बैठे हैं, जो कि वैली में बैठे हैं। क्योंकि जैसे ही स्नोफॉल होने लग जाएगी, तो जो रोड्स होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी और इन आर्म्ड फोर्सेस को ये गुड्स नहीं पहुंच पाएंगे। सो ये सब कुछ नजर में रखते हुए, इसी के साथ साथ इकोनॉमी वैसी ही खराब है, अगर आप ये गुड्स को रोक देंगे तो काफी सारे रॉ मटेरियल्स आने बंद हो जाएंगे एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए भी, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी खिलाफ जा रहा है। इसीलिए पंजाब सेंटर को कह रही है, जो आप हमारे साथ ट्रस्ट ट्रस्ट डेफिसिट रख रहे हो, कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग अस, इसको हटाइए, क्योंकि केवल और केवल ये नहीं सफर हो रहा, ये सब कुछ सफर हो रहा है इसी के साथ। So hence I'm talking about center-state relations here. Let's read it. Concerned over the continued suspension of goods trains by the railway, even after easing the blockade by the farmers, the CM of Punjab gives an open letter to the center, and he calls for collective will and statesmanship to resolve the situation. What is needed at this critical movement is for all of us to put aside any temptation we may be harboring to promote our political interest. कहते जब इतने राज्यों पे अफेक्ट पड़ेगा, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पे अफेक्ट पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ सकता है, तो हमें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बिल्कुल साइड में रखना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, and we need to work for the welfare of the people. Citing the repercussions matlab consequences of the continued suspension of the goods train would have for national security, in addition to the critical shortage faced not only by Punjab but also J&K, Himachal and Ladakh, and the armed forces will be badly affected with the onset of winter, as they could run out of supplies and other requisites once the snowfall blocks the roads to Ladakh and the valley. There are dangers that neither the central government nor any political party, including BJP, can choose to ignore. And the onus, which is responsibility, the onus lies on all of us. We need to liaison together, lies matlab cooperate करना चाहिए एक दूसरे के साथ, with the common goal of solving the contentious issue in the interest of the country. The CM says that the continued suspension of goods train meant critical losses to the industry and agriculture and overall economy in view of shortages of power, urea, DAP stocks. कहते कहते ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इसका रीजन है अनसर्टेनिटी एंड सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस. And the CM says, I'm surprised on these acquisitions because हम लोगों ने already ease कर दिया है blockade with the farmers. He described the railway's decision as an apparent case of trust deficit of the central government vis-a-vis the farmers of Punjab and other states. So जब तक ये trust deficit रहेगा, तब तक ये problem रहेगी.
These are very nice articles on how to change your education and कैसे आपने growing Indian economy के साथ अपने wealth को save करना है. So if you're interested in that, you can read it. Let's go ahead. Now we're talking about signs of easing. So editorial page पे सबसे पहला editorial जो है वो COVID को लेके है. आप दे से कि जो इंडिया में केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं. अब ऐसा है कि टेस्ट उतने ही हो रहे हैं, लेकिन अब जो केसेस हैं दे आर ड्रॉपिंग. अगर हम कम टेस्ट कर रहे हैं और फिर बोलेंगे कि केसेस ड्रॉप हो रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा. पर पॉइंट ये है कि टेस्ट जो अर्बन एरिया में हो रहा है और जो रूरल एरिया में हो रहा है उसके डिफरेंस के बारे में अभी भी डेटा अनक्लियर है कि रिकवरी यहाँ पे जितनी हो रही है क्या उतनी ही रिकवरी रूरल एरिया में भी हो रही है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकेंड पॉइंट, इवन दो अब रिकवरीज हो रही हैं, हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा. हमें पता है कि ये पर्टिकुलर कोविड-19 इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बट इकोनॉमी भी है. या फिर इकोनॉमी का सत्यानाश कर दें कंप्लीटली और सिर्फ हेल्थ को देखें, ये भी नहीं कर सकते. तो इकोनॉमी को नजर में रखते हुए अनलॉक तो करना ही पड़ेगा. अनलॉक अब स्कूल भी हो रहे हैं, मॉल्स भी हो रहे हैं, शॉप्स भी हो रही हैं, सब कुछ अनलॉक हो रहा है. करेक्ट. इस टाइम पे सिंपल फैक्टर्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका मजाक हम बना देते हैं हमारी सोसाइटी में, ये करना पड़ेगा. ये जो मास्क है, मास्क का अलग ही सिस्टम है. लोग अपना नाक नहीं ढकते, सिर्फ अपना मुंह ढकते हैं. अगर नाक नहीं ढकोगे तो वो वायरस तो आएगा ही आएगा ना. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम. हमें ढंग से इधर काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे देश में प्रगति हो सकती है. क्योंकि अगर बाय चांस हम अनलॉक ना करें तो ये खराब हो जाएगा. सो दिस टसल बिटवीन लाइव एंड लाइवलीहुड, even if life wins and livelihood doesn't, there'll be a problem, right? Let's read it. So, after reporting over 97,615 novel coronavirus cases on September 11th, India has been witnessing a steady fall in daily fresh cases reported since mid September. More importantly, the reduction in daily cases has continued despite no appreciable drop in the overall trust testing numbers. मतलब testing उतनी ही हो रही है, लेकिन cases drop कर रहे हैं. ये ट्रेंड सबसे ज्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैज हैड टू बेयर द ब्रंट, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज हैं, लाखों इन्फेक्शंस होती हैं, हजारों डेथ्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा. सिंस अगस्त ये अर्बन एरियाज से निकल के रूरल एरियाज में भी फैलने लग गया है कोविड-19. इट इज अनक्लियर whether the drop in daily cases and the death registered in the urban areas is playing itself out similarly in rural areas as well, as unlike urban areas, protocol for testing, treatment, isolation are not as diligently followed because of gap in rural health infrastructure across the state. So here that says something about the state health department. So, यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए बहुत सारी चीजों की, और एक टाइप की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए दैट शुड बी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्पेशली इन द हेल्थ सेक्टर. Right? Now, there is evidence from other disease surveillance in the past that states with better primary health and sentinel infrastructure across topographies, urban or rural, have recorded diseases better. For example, the reporting of HIV cases in Maharashtra and southern states resulted in the recording of more cases, while Uttar Pradesh, Bihar, and a few other North Indian states reported a fewer cases. The absence of evidence is, after all, not the evidence of absence. Very nice line. Absence of evidence. सबूतों का ना होना does not mean कि सबूत ही नहीं है. It's not the evidence of absence. Correct? So just because हमने testing नहीं की है does not mean कि कोरोना है ही नहीं. And UP and Bihar and others must not complacent about the drop in cases and must continue to increase their respective testing rates to keep pace with the rest of the country.
While peaking and a reduction is in cases is a good sign that could ease the strain on the health infrastructure, the danger is still real. So states have started to ease restrictions on schooling, commercial activities, and have even allowed theater malls to open up to spur the consumption of economies severely affected by the lockdown. The easing was unavoidable as per this economic strain was becoming much of a problem for people. लेकिन लोगों को कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हैंड हाइजीन भी देखना चाहिए टिल द वैक्सीन इज अवेलेबल. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन हियरिंग. घर पे भी हम सुन रहे हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं, एंड वी शुड स्टार्ट लिसनिंग टू देम properly. Now, the shifting trajectory of India's foreign policy. Okay, now this particular article is about the 2+2 ministerial dialogue that happened between India and the US, जो virtually नहीं हुआ था, physically हुआ था, between the Foreign and Defense Minister of India and the US Secretary of State on October 26th to 27th. So let's read it. The build up to the talks was extraordinary to say the least, and with the US Defense Secretary Mark Esper stating that India will be the most consequential partner for the US in the Indo Pacific this century. The outcome were, however, on predictable lines. The 1,000-pound gorilla in the meeting on both days was चाइना. मतलब कि सबसे ज्यादा यहाँ पे बात किस चीज की चल रही थी? चाइना की बात चल रही थी. With the US Secretary of State making an all-out attack on China and the threat it poses to democratic nations. अब यहाँ पे, as you must be knowing it till now, let's just do this again. 4 foundational agreements sign हुई हैं. 4 foundational agreements, right? अब चौथी साइन हुई है, पहले 3 तो पहले ही साइन हो गई थी. ये क्या है? ये कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में है बिटवीन द यूएस मिलिट्री एंड फ्रेंडली नेशंस. सो ये रूटीन अग्रीमेंट्स हैं और यूएस ने अभी तक 100 ऐसी अग्रीमेंट्स अपने पार्टनर्स के साथ साइन की है अक्रॉस द वर्ल्ड. सबसे पहली ऐसी अग्रीमेंट है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट. जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट. इसमें क्या होता है? इंडिया ने ये 2002 में साइन किया था और यहाँ पे ये जो मिलिटरीज हैं वो शेयर करती हैं इंटेलिजेंस शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ. फिर थोड़ी देर के बाद एक और हम लोगों ने साइन की अग्रीमेंट कॉल्ड द लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट. ये हम लोगों ने, इंडिया ने साइन की इन द ईयर 2016. अब यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? Here people have access to each other's designated military facilities. So एक दूसरे की military facilities को यूज कर सकते हैं इस particular केस में, right? Military facilities for refueling and so on, replenishment. ये 2016 में हुई. फिर है CISMOA. This was signed in 2018. This is known as Communications and Information Security Memorandum of Agreement. ये है वैलिड 10 ईयर के लिए और इंडिया का स्पेसिफिक वर्जन था कॉमकासा. ये क्या देता है? एक लीगल फ्रेमवर्क देता है जिसके द्वारा हम highly sensitive communication of security equipment को लेके हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस रहे. और ये 2018 में साइन हुई थी और अब जाके साइन हुई है बेका in 2020. Basic exchange and cooperation agreement for geospatial intelligence that will allow geospatial and satellite data with each other. So ये 4 टाइप की फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन हुई हैं. अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं. So the outcome were, however, on predictable lines.
The 1,000-pound gorilla in the meeting on both days was China, making the US Secretary of State an all out. Okay, so the US Secretary of State is making an all out attack on China and the threat it poses to democratic nations. The center. The centerpiece of the dialogue was the signing of BECA for geospatial cooperation, which marked India's entry as a full member into the select category of nations entitled to receive highly classified US defense and intelligence information. The 2-day meeting also discussed steps to take existing bilateral cooperation, including military to military cooperation, secure communication system, and information sharing, defense, trade, and industrial issues to a new level. With the signing of BECA, India is now signatory to all US related foundational agreements. And जो कि India had signed the Logistics Exchange Memorandum in 2016, 2018. By appending its signature to BECA, India is in a position to specifically receive sensitive geospatial intelligence. Now, welded together, the foundational military pacts effectively tie India to a wider US strategic architecture in the region. अब ये चारों की चारों agreement sign करके क्या होता है कि India, it has become a part of US's strategic architecture in the region. How will that help us? That will help us कि अगर कभी भी हमारे sovereignty को threaten हो रहा है कहीं से in the region, तो we can also use information that US can provide us, and we can also um, possibly react in a better manner, and we have a friend on our side. अब ये reality जो है, notwithstanding the severations, sections of the country may believe previous governments had resisted attempts. तो पुरानी governments ने ये वाली foundational agreements के साथ sign करने में थोड़ा सा आपत्ति जताई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इंडिया की सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस जो है ना मिलिट्री मामले में, वो थोड़ी कम हो जाएगी अगर हम ये फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन करें. लेकिन अब प्रेजेंट जो डायलॉग हुआ है इसमें ये दिया गया है कि अच्छा ये आपत्ति नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड्स हैं, तो कोई रीजन नहीं है ऐसा कंसर्न रखने का. अब ऑब्वियसली अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप लेन देन कर रहे हैं देन इट विल कम विद अ प्राइस टैग. कुछ तो हमें भी देना पड़ेगा. इट इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो कहते हैं हम जो इंडियन हैं जो सॉवरन हैं, मिलिटरीली हम ऑटोनमस होते थे, हम इंडिपेंडेंट होते थे, हम खुद डिसाइड करते थे कि हमने कैसे स्ट्रेटजी अपनी बनानी है. लेकिन अब जो इंडिया का क्लेम है, ये एडिटोरियल के हिसाब से, अब जो इंडिया का क्लेम है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी रखेंगे कि हमें कैसे अटैक करना है कि नहीं करना है कि कैसे डिप्लॉय करने हैं अपने फोर्सेस, ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी, इट इज नो लॉन्गर ऑटोनमस अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल. क्योंकि ये एक टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो कोऑपरेशन के बलबूते पे ही ये अग्रीमेंट्स को एनफोर्स किया जाएगा. The US makes little secret of the fact that the primary push was threat posed by China. And US has not made a secret of it. US के representatives ने time and time again बोला है कि हम चाइना के खिलाफ ये काम कर रहे हैं. We are not happy with the way that China is working. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हमेशा से ये चाइना के खिलाफ इतने वोकली अगेंस्ट नहीं था. It had effectively jettisoned its previous policy of neutrality. We were neutral and of maintaining an equidistance from the power blocks. So हम किसी को जाके तंग नहीं करेंगे, कोई आके हमें तंग नहीं करेगा. ये वाला लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी जो हमारी है वो थोड़ी सी अभी खत्म हो रही है, क्योंकि हम वी हैव साइन द 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स विद वन कंट्री व्हिच इज completely and absolutely against China. This is what the editorial is saying. बार बार मैं editorial क्यों बोल रही हूँ? Because I'm not saying कि ये मेरी subjectivity है. Since we are analyzing the Hindu, we are analyzing a particular article. I'm telling you what the article is saying. इसके बाद what you make of it is your subjectivity. जो आपने समझना है इससे या वो आपका दिमाग, आपकी सब्जेक्टिविटी होगी, जो कि एडिटोरियल जैसी भी हो सकती है, उसके खिलाफ भी हो सकती है. सो अब क्या है कि इट कुड even be argued that an ideological agnostic attitude is better suited to the prevailing circumstances of today.
एग्नोस्टिक कौन होते हैं? वो होते हैं जो भगवान में वो कहते हैं कि भगवान का कोई एविडेंस ही नहीं है, तो हम जब तक एविडेंस नहीं आता तो ना हम उसमें बिलीव कर रहे हैं, ना हम उसके खिलाफ हैं, वी आर एग्नोस्टिक्स। सो आज की डेट पे अगर हम आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक बन जाएं कि ना हम किसी के साथ हैं ना हम किसी के खिलाफ हैं, तो आर्ग्यूबली कहते हैं वो थोड़ा सा बेटर एटीट्यूड हो सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। Now, Foreign Minister in his latest book argues that because global fluidity is so pervasive, ग्लोबल फ्लूइडिटी मतलब जो ग्लोबली प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर यूएस और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स है तो ग्लोबलाइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम पे भी उस चीज का प्रभाव पड़ेगा, सो इसीलिए इट बिकम्स परवेजिव। India must address this challenge by forging more contemporary ties on every major account। तो हमें और contemporary ties बना के रखनी चाहिए क्योंकि इतना pervasive है ये globalization कि प्रॉब्लम कहीं और होती है और उसका इफेक्ट कहीं और आता है। This may have triggered the current flurry of agreements, but it could easily push the nation into a quagmire. Quagmire is like a very awkward position, correct? So, impact on China regional ties. Any number of other cases can be cited. For example, after having distanced itself from the Quad on for years together, on account of its security and military connotations and anti China bias, India has more recently waived its objections, and even as the Quad has become more anti China in its orientation. So, ये एडिटोरियल ये बता रहा है कि कैसे इंडिया पहले एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे था और अब एक बाय स्टैंड पॉइंट पे आ गया है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। The invitation to Australia to participate in the Malabar naval exercises this year, to which the other two Quad members had already been invited, further confirms this impression. Too close an identification with the US at this juncture may not, however, be in India's interest. China India relations have never been easy. Since 1988, India has pursued, despite occasional problem, a policy which puts a premium on an avoidance of conflict with China. हमारे हमारे साथ चाइना के साथ और हमारा जो 1962 टू 68 का इवन नेशनल इमरजेंसी थी, तब इंडो चाइना वॉर ही हुई थी और तब से हम लोगों ने एक करना चाहते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। सिर्फ हम नहीं करना चाहते, दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल लॉ आल्सो सेज। सो इंटरनेशनल लॉ ये नहीं कहता कि जैसी कॉन्फ्लिक्ट होती है वैसी आप वॉर करनी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो पीसफुल वेज होने चाहिए ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, जैसे कि आप मीडिएशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कंसिलिएशन कर सकते हैं, आप डिप्लोमेसी यूज कर सकते हैं। और जब सारे के सारे ये पीसफुल मेथड्स खत्म हो जाते हैं तो ही जाके ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है। सो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव ट्राइड टू जस्ट अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो दे आर टॉकिंग अबाउट डोकलम। डोकलम there have been many times जब चाइना और इंडिया के बीच में ऐसे फेस ऑफ हुआ है, लेकिन 2017 में जून के महीने में चाइनीज ट्रूप्स कंस्ट्रक्ट करे थे एक रोड नियर द डोकलम प्लेटो, which is a territory also claimed by China and Bhutan. So Indian troops stepped in as the territory lay close to an Indian highway, and वो standoff ऐसे 72 days तक चला था। इसके बाद भी इंडिया saw virtue in the Wuhan and मामल्लापुरम डिस्कोर्स टू बेटर रिलेशंस। फिर भी हमने वॉर नहीं की, फिर भी हमने पीसफुल ways किए, use किए to resolve our dispute. This will now become increasingly problematic as India gravitates towards the US sphere of influence. Even as the US makes no secret of its intention to contain and check Chinese ambitions, India's willingness to sign foundational military agreement with the US to obtain high-grade intelligence and other sensitive information would suggest that India has made its choice, which can only exacerbate ऑलरेडी डिटीरियोरेटिंग चाइना इंडिया रिलेशन। पहले हम न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट में होते थे, हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए होती थी, अब हम बहुत ही ज्यादा ये फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स और हमारी क्वाड एक्सरसाइज वगैरह से हम दिखा रहे हैं हमारा डिस्प्लेजर टुवर्ड्स चाइना। It may pay India better dividends if policy planners were to pay greater attention at this time to offset its loss of influence and momentum in its immediate neighborhood.
than in its extended neighborhood. So एक और पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया है एडिटोरियल ने कि इस टाइम पे एक्सटेंडेड नेबरहुड को ना देखते हुए अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने इमीडिएट नेबरहुड को देखें तो वो इंडिया के लिए बेटर होगा, रिटर्न्स बेटर होंगे. सो सेवरल ऑफ इंडियाज नेबर्स जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश नॉर्मली परसीव टू बी विद इन इंडिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. वो जो इंडिया करती है वो नॉर्मली सिमिलर चीजें ही करते हैं. अभी करंटली दे आर आउटसाइड इंडियाज इन्फ्लुएंस. करेक्ट. फिर Maldives, for example, has chosen to enter into a military pact with the US to counter the Chinese expansion. लेकिन ये एडिटोरियल कहता है कि सिर्फ ये नहीं, आप इंडिया को देखने चाहिए उसके रिलेशन विद द यूएई, उसको भी ठीक करना चाहिए, उसको भी बेटर करना चाहिए. राइट. इंडिया थोड़ा कॉम्प्लिसेंट है उसके रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए वहां पे. फिर अगर हम इसराइल की भी बात करें तो उसका भी एक अलग से एजेंडा है वेस्ट एशिया में. और इंडिया ईरान की जो टाइज हैं वो भी थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, वो भी इंडिया को देखना चाहिए. इंडिया अफगानिस्तान की भी बात हुई है दैट इंडिया हैज सब्सक्राइब टू एन एंटी तालिबान पॉलिसी एंड वाज सपोर्टर ऑफ द नॉर्दर्न अलायंस. लेकिन अब क्या है कि तालिबान इज बीइंग सीन बाय वेरियस मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस एंड चाइना एज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. तो इंडिया का इसके साथ इंडिया इज नॉट अनविलिंग, it is not unwilling, matlab it is not completely willing also, but it is not unwilling to meet the Taliban more than halfway. No, this is no doubt, since even countries such as the US are not unwilling to enter into negotiation with Taliban. So India again will need to try and square the circle when it comes to Shanghai Cooperation Organization, right, jahan pe China aur Russia main protagonists hain. So, likewise, even though India currently has a detached outlook vis a vis the non alignment movement, it has increasingly distanced itself from the African and Latin American group in terms of policy prescriptions. It would be a rude awakening for India if it is no longer a stellar member of non alignment movement. सिर्फ एक जगह फोकस ना करिए, ये एडिटोरियल का कहना है. पूरा ग्लोब इज नॉट जस्ट वन कंट्री. एंड एक कंट्री के साथ ठीक है आपने फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन की हैं, बट साथ ही साथ आपको दूसरों के साथ भी अपने रिलेशंस ठीक ठाक बनाए रखने चाहिए. और अंत में जाके रशियन लिंक. Finally, the impact of India signing on to US related foundational military agreements cannot but impact India Russia relations, which has been a staple of India's foreign policy for more than half a century. एडमिटेडली इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप्स पहले के टाइम पे थे वो इतने अच्छे नहीं हैं 2014 के बाद, ये एडिटोरियल का कहना है. लेकिन अभी भी वो ऑप्टिमम लेवल की रिलेशनशिप रही है. इट विल बी अ ट्रेजेडी. This is one relation which India will need to handle with skill and dexterity, as it would be a tragedy if India Russia relations were to deteriorate at a time when the world is in a state of disorder. So ये आपका international relations, और पढ़िएगा इस चीज के बारे में. When we go on to the next one, here this is very very interesting also. So they are talking about something known as the platform workers. पर ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि ये गिग वर्कर कौन होता है और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं. सो फ्रीलांसर वर्ड आपने सुना होगा. फ्रीलांसर वो लोग होते हैं जो किसी एक कंपनी के साथ नहीं जुड़े होते हैं, उनको जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वैसे वैसे वो काम करते हैं. अब कोविड से पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो फ्रीलांस इंडस्ट्री थी, इंडिया की, दिस इज प्री कोविड, इंडिया की जो फ्रीलांस इंडस्ट्री थी, इट वाज एक्सपेक्टेड, मतलब ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस है, इट वाज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 20 to 30 बिलियन यूएस डॉलर्स बाय 2025. दिस वाज द प्रोजेक्शन. नाउ कंपनीज के पास कैश नहीं है एंड अनविलिंग है कंपनीज कि हम फुल टाइम एम्प्लॉयज रखें, तो ये जो फ्रीलांस के वर्कर्स होते हैं जिनको गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर भी बोलते हैं, इनका काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा. अभी हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद थोड़ी अनसर्टेनिटी हो गई है बिजनेसेस के पास. सो एक बिजनेस के पास एक इंसान आता है कि मैं आपके लिए 8 घंटे का काम करूंगा और आप मुझे फुल टाइम पे रखिए और आप मेरी सैलरी इतने इतने पर एनम के पैकेज में आप मुझे दे दीजिए.
एक और इंसान आता है, कहता है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, आप मुझसे जितने आपने प्रोजेक्ट्स कराने हैं करा लो, और मैं पर आवर के बेसिस पे पैसा लूंगा या पर प्रोजेक्ट के बेसिस पे पैसा लूंगा। पोस्ट कोविड एक बिजनेस के लिए ये इंसान बेटर है देन दिस पर्सन, क्योंकि इस इंसान को हमें, चाहे ये इसके पास काम हो चाहे ना हो, इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इस इंसान को क्या बोलेंगे कि अच्छा भाई, इतना एक ही प्रोजेक्ट है तो तेरे को इतना ही पैसा मिलेगा, 100 प्रोजेक्ट्स हैं तो 100 का पैसा मिलेगा, अगर जीरो है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। So that is why this is a cost effective solution to assist the economic recovery. फिर इसका मतलब ये है कि ऐसे टाइप के जो वर्कर्स हैं, इनका भी इंक्लूजन होना चाहिए लेबर कोड के अंदर, बिकॉज दे शुड ऑल्सो गेट सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गिग वर्कर एंड अ प्लेटफॉर्म वर्कर. सो हमारे पास एक कोड आया है कॉल्ड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019. अभी तक नोटिफाई तो नहीं हुआ है, लेकिन इस कोड के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 35 जो है, इट इज नॉट बिन नोटिफाइड यस बाय द केंद्रीय सरकार, बट गिग वर्कर एक ऐसा वर्कर है जो नॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में नहीं पड़ता, लेकिन उसको पैसा मिलता है काम करने का. नॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्या है? हायर प्लस फायर प्लस डायरेक्शन प्लस कंट्रोल. 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे. कैन द एम्प्लॉयर हायर द एम्प्लॉई? कैन द एम्प्लॉयर फायर द एम्प्लॉई? क्या एम्प्लॉई को डायरेक्शंस एम्प्लॉयर देगा? क्या एम्प्लॉई वो ही करेगा और उतने ही टाइम में करेगा जो एम्प्लॉयर उसको बोलेगा? अगर ये चारों कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होएगी. गिग वर्कर में ये कंट्रोल नहीं होता, ये सब होता है. आप उसको रख सकते हो काम करने के लिए, निकाल सकते हो, बोल सकते हो आपने ये काम करना है, पर उसने ये वाला काम, अच्छा ये भी बोल दोगे कि ये 30 डेज में काम करना है. वो 30 डेज में वो एक दिन 10 घंटे बैठ के काम करे, या 30 डेज हर एक दिन एक एक घंटा काम करे, या कैसे ये काम करे, ये इसके ऊपर है. तो कंट्रोल वाला फैक्टर थोड़ा कम होता है गिग वर्कर के साथ, राइट. अब अगर हम प्लेटफॉर्म वर्कर की बात करें, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नाउ प्लेटफॉर्म वर्कर जो है, this is under section 2 clause 55, this is notified, right? section 2 clause 55 जो कि सेम टाइप का गिग वर्कर ही है, पर जस्ट राइट नाउ ये इंसान जो काम कर रहा है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहा है. सो ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहा है. जैसे कि आपका आ गया उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी. जैसे उबर का जो ड्राइवर है, उसको उबर ने हायर किया, फायर किया, ये भी बताएगा कि कहाँ जाना है, लेकिन उबर वाला कंपनी जो है वो उस ड्राइवर को ये नहीं बोल सकता कि तुझे सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही काम करना है, या अभी तूने सिर्फ नोएडा में गाड़ी चलानी है, या अभी तूने सिर्फ पंचकुला में गाड़ी चलानी है. दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर. इन आवर कंट्री both of them are given the same legal status as an independent contractor. ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं इनको, ठीक है. अब इन लोगों की बात हो रही है क्योंकि इनका काम बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है पोस्ट कोविड, और ये इकोनॉमिक रिकवरी के लिए भी बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होने वाले हैं. सो लेट्स रीड इट. द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020. सी, सो दिस बिल हैज कम टू 2020. ये 2019 में भी बना था. ये जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं ये पुराने वाले बिल की मैंने बताई हैं. 2020 में जो है, ये गिग वर्कर को डिफाइन ही नहीं किया है, सिर्फ प्लेटफॉर्म वर्कर को डिफाइन किया है, और ये वर्कर्स को इसी चीज पे प्रॉब्लम है amongst many other things. So for the first time in Indian law attempted to define platform work outside the traditional employment category. It says platform worker means a work arrangement. Think about Swiggy or think about Ola, Uber when you read this. Means a work arrangement outside traditional employer-employee relation, in which the organization use an online platform to access other organizations or individuals to solve specific problems or to provide specific services like urban company, right? Or any such other activities which may be notified by central government in exchange for a payment. While the long overdue movement to recognize platform worker
has been made, the code has drawn criticism from Platform Workers Association for the failure to delineate it from gig worker और unorganized worker. कहते हैं unorganized worker को, gig worker को, सबको platform worker की ही definition में आपने डाल दिया है. क्योंकि उनके जो प्लेटफॉर्म वर्कर के प्रॉब्लम्स होंगे वो अलग होंगे देन अ गिग वर्कर के प्रॉब्लम्स. Categorical clarification could ensure the social security measures are provided to workers without compromising on the work and the flexibility. An ongoing global conversation, अब ये सिर्फ इंडिया बात नहीं कर रहा है, ये ग्लोबली हम इस चीज की बात कर रहे हैं, on platform workers rights has been around the misclassification of platform worker as independent contractors. See, platform workers, they say they are not independent contractors, you know, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो होगा जो आपके घर की मरम्मत करने आया है. हाँ, उसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उसको हम गिग वर्कर भी बोल सकते हैं. Platform workers on the other hand is someone who's registered with Ola. करेक्ट, वो अपनी गाड़ी निकाल के बैठा है और अब वो वेट कर रहा है कि कब उसको कोई ट्रिप मिलेगी और वो जाएगा और फिर उसको पैसा मिलेगा. सो दोनों के मेजर्स थोड़े अलग होने चाहिए क्योंकि एडजुडिकेशन, इमर्जिंग अमेंडमेंट्स, ये सारे के सारे डिफरेंट होंगे. Now, flexibility of platform. The ostensible preference for employment status stems from the fact that while platform work promises workers greater flexibility and ownership, they are largely dictated by mechanisms of control wired by the algorithm. मतलब कि अगर मेरे पास, चलो मेरी अपनी गाड़ी है, मैं ओला के लिए काम कर रही हूँ और अगर मैं जहाँ पे बैठी हूँ मुझे ट्रिप मिल ही नहीं रही या फिर मेरे से पहले किसी और को ट्रिप मिल रही है, तो ये आई एम रियली बेंट अपॉन, मतलब मेरे को तो एल्गोरिथम के ऊपर ही निर्भर रखना पड़ेगा कि अरे मेरे को ट्रिप मिले भी. अच्छा, इससे भी वर्स्ट चीज क्या है? क्योंकि टू एंटर द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वर्कर्स रिलाई ऑन इंसेंटिव लोन स्कीम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल चीज. तो मैं ओला के लिए, उबर के लिए काम कर रही हूँ लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो उबर वालों ने मेरे को लोन के द्वारा इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये गाड़ी दिलवा दी, या मैंने खुद जाके लोन लिया और ये गाड़ी ली और अब मैं बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि कब इतनी ट्रिप्स आएंगी कि मुझे उतने पैसे मिल जाए. This results in dependence on the platform companies, driven by financial obligations, thus rendering flexibility and ownership moot in the short to mid-term investment cycle. However, वो लोग जिनके पास खुद की गाड़ियां हैं, उनके लिए बढ़िया है. So they are talking about एग्रीकल्चरिस्ट. कितने सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मैंने खुद उनसे बात की है. आजकल ओला एंड उबर चला रहे हैं, 10-10, 12-12 उनकी गाड़ियां होती हैं, ड्राइवर्स उनके काम कर रहे होते हैं. तो ये गाड़ियां उनकी खुद की हैं, तो क्योंकि ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, फार्मिंग, तो ये क्या करते हैं कि ये गाड़ियां वाड़ियां चलाते हैं, पैसा पूसा कमाते हैं एंड देन दे पुट इट बैक इनटू देयर एग्रीकल्चर और उनके फार्म्स को थोड़ा बेटर करते हैं. So, उनके लिए ये चीज काफी बढ़िया चल रही है क्योंकि ये गाड़ियां उनकी खुद की हैं, प्रोवाइडेड ये गाड़ियां उनकी खुद की हैं. So, however, contrasting evidence suggests that for specific categories of workers with basic access to capital, the flexibility of the platform is a significant attraction. So, smallholder agrarian labor migrants with access to vehicles rely on the low barrier of entry and flexibility of platform to accumulate the wealth, and they invest it back into the farm. So, code states the provision of basic welfare. कहते हैं अब ये वेलफेयर करे कैसे? एक तो ये एक इंसान का काम नहीं है, कहते हैं सेंटर भी काम करेगा, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स भी काम करेंगे. हमारे एग्जाम्पल में ओला, उबर, स्विगी, अर्बन कंपनी, इन सब का हमने एग्जाम्पल लिया, तो उनको भी काम करना पड़ेगा और वर्कर्स को भी साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाके ये वेलफेयर मेजर्स होंगे. ये सिर्फ स्टेट नहीं ले सकता इतनी बड़ी वेलफेयर की जिम्मेदारी. So, the platform workers are responsible for delivery of essential services through the pandemic at their personal risk. They have also been responsible for keeping the platform companies afloat despite the pandemic. This has cemented their role in public infrastructure, also sustain demand driven aggregators. तो ये क्यों हम पोस्ट कोविड ये देख रहे हैं कि हमें ज्यादा प्लेटफॉर्म वर्कर्स मिल जाएं या गिग इकोनॉमी हमारी अच्छी चले, इसीलिए क्योंकि हमने देखा है दैट ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक इन लोगों ने अपनी लाइफ को दाव पे लगा के बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह भी दी हैं टू मेक द मनी. सो हेंस दे आर डूइंग वेरी वेल. तो ये स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके वेलफेयर के लिए हम लॉज बनाएं. So a way forward for platform workers is through socio-legal acknowledgement of the heterogeneity of the work in the gig economy
and the ascription of joint accountability of the state and platform companies for delivering these social services. We've done that. That was GST. Now, here, देखो मैंने पूरा का पूरा नहीं पढ़ना ये आर्टिकल क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो कहते हैं दो टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग आजकल, एक तो पैंडमिक, एक प्राइस राइज पटेटोज पे, अनियंस पे। तो उस पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ बोल रही है। जो हमारे लिए पॉलिटिकली न्यूट्रल स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने निकाल के रखे हैं। सो ओवरऑल जो आपका कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, जो ऑब्वियसली आपको खाने के ऊपर एक कंज्यूमर कितना पैसा खर्च रहा है, कितनी महंगाई सह रहा है, उसका मापदंड है, वो बहुत बढ़ चुका है। कहते हैं कि इट हैज बीन hovering over 9% in July and August and breached the 10% mark in September. And by the way, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हमें ये कहा गया है कि बेस्ट जो ऑप्टिमल इन्फ्लेशन होती है, इट शुड बी बिटवीन 2% टू 4% टू 6%, इसके ब्रैकेट में होनी चाहिए। दे सिंग 10% हो गया है खाने में और कंज्यूमर फूड इंडेक्स में। सो इसीलिए ये प्रॉब्लमैटिक देखा जा रहा है। ना मिस्टर वल्लभ, okay, we don't have to care about who's saying it, but we need to understand what is being said. Inflation rate for vegetables in September was 22.71%, while it was 13.69% for pulses. It is the current price of potatoes are the highest in the last 130 months or close to 10 years. So कहते हैं सरकार ये जो कर रही है, ये potatoes को एक्सपोर्ट कर रही है। कहाँ पे कर रही है? सऊदी अरेबिया में कर रही है, ओमान में कर रही है, म्यांमार में कर रही है, और इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर लिया कि हमारे खुद के लिए बहुत ही शॉर्टेज रह गया। Potatoes are less for us. जब supply is less and the demand is more, automatically price will increase. कहते 30 लाख टन potatoes कोल्ड स्टोरेज में है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 22 लाख टन मार्केट के लिए थे। अब फार्मर फोर्स कर रहे हैं फार्मर्स को, गवर्नमेंट फोर्स कर रही है फार्मर्स को कि ये सारे के सारे अपने स्टॉक बेच दो फटाफट से। सो 31 अक्टूबर तक बेचो, 30 नवंबर के बजाय। तो फार्मर्स को अब बोला जा रहा है कि आप अपना प्रोड्यूस कहीं पे भी जाके बेच सकते हो, किसी भी दाम पे जाके बेच सकते हो। तो उनको ये कहा गया है कि आप फटाफट से इनको रफा दफा करो, बेचो। विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज वो भी प्राइस की मैनिपुलेशन ही होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या खत्म करना चाहिए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एक तो ब्लैक मार्केट, होर्डिंग, राइट, ये सब कुछ खत्म होनी चाहिए, तो जाके हमारी ये इन्फ्लेशन और पैंडेमिक की ये जो कहानी है वो थोड़ी सी बेटर हो पाएगी। This again, Gilgit Baltistan is a part of India. It has already always been a part of India, and it is an integral part of India ever since we have signed the Instrument of Accession. Instrument of Accession कब sign हुआ था? 26th October 1947, correct? So that is what the Ministry of External Affairs has said. Banks told to pay back interest on interest, ये हम कर चुके हैं, so we are not getting into this. बहुत सारे banks को बोला है कि आप सारे eligible borrowers को ये compound interest minus simple interest जो deficit रह जाता है वो आपने पैसे फटाफट से देने हैं नवंबर 5 से पहले। असम और मिजोरम के बीच में, सो अभी तक हमने सेंटर और स्टेट के बारे में बात की थी, यहाँ पे स्टेट और स्टेट में भी कोऑपरेशन नहीं है। सो मिजोरम ने भी बोला कि हम लोगों को एंटर नहीं करने देंगे, तो असम के लोगों ने भी मिजोरम वालों को रोक के रखा है, which is again going to be a problem for the economy. So let's just read the highlighted portion. Assam-Mizoram border rose for the 5th consecutive day, with both states failing to make local group in southern Assam lift the indefinite economic blockade. Right, government decided not to withdraw its forces, allegedly occupying some parts of Assam. Consequently, saw truck जो essentials के थे या vehicles के थे Mizoram bound passengers के, they have been blocked by Assamese. This is not really going to go anywhere. Cooperation is the only way we can go ahead, especially in these times. All right, so thank you very much. That's all for today. I will see you tomorrow. Thanks a lot.